बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 5 सेशन 1 हमारा चैप्टर नंबर 8 से हम शुरू कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं मीटिंग की। मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो जनाब मीटिंग्स तीन तरह मीटिंग्स या मेंबर्स की होती हैं या डायरेक्टर्स की होती हैं। मेनली मेंबर्स की मीटिंग में वो मीटिंग जिसमें मेंबर शामिल होते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये तीन तरह की मीटिंग होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कुछ क्लास मीटिंग्स भी होती हैं जो पर्टिकुलर क्लास, जो हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था ना, उसमें काइंड्स ऑफ शेयर और क्लासेस ऑफ शेयर्स पढ़ी थी। तो बाज़ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए होती हैं। आपको याद होगा जब मैं चैप्टर नंबर 5 की पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स वेरी कर रहे हैं तो उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की 75% अक्सरियत उसके हक में वोट देगी तो रेजोल्यूशन पास समझी जाएगी। ठीक है, तो भाई इसका मतलब है कि वो क्लास की मीटिंग भी अलहदा की जा सकती है। डायरेक्टर्स में बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं और कमेटी मीटिंग्स होती हैं। सर स्टैट्यूटरी मीटिंग, सर जी इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि सर जब बच्चा पैदा होता है ना तो सब लोगों को बुलाया जाता है और उसका एक अकीका किया जाता है, जिसको हकीका कहते हैं। वो गलत उलाम है, असल लफ्ज़ है अकीका। ये होता है एक बार, नवा बच्चा पैदा है एक बार ही होना, ठीक। फिर उसके बाद सालाना उसकी सालगिरह होती है, लेकिन अकीका एक ही बार होता है, ऐसा ही है ना। ये जो अकीका है, ये जो आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग है ना, इसका अकीके वाला साहब ये एक ही बार होनी है। जब कंपनी नई बनी उस वक्त हर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर ले, 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। कब तक? कंपनी के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन के अंदर अंदर या इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स के अंदर अंदर। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिस पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला रूल अप्लाई नहीं होता और उन पर सर्टिफिकेट जो है वो उनको नहीं चाहिए होता, वो तो बस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, बिजनेस शुरू कर रही है। हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सर समझ आ रही? तो भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग्स नॉट रिक्वायर्ड इफ AGM इज हेल्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट। सर जी ये एप्लीकेबल ऑन है और ये टाइमिंग्स हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि मकसद क्या है। सर ये स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी 21 दिन का नोटिस होता है और इसमें हमारा मेन मकसद होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करना। जो सबसे अहम काम है वो असल में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करना है। अच्छा जनाब, तो मीटिंग में मैटर डिस्कस किए जाएंगे। कंपनी नई बनी है, कंपनी के मसाइल, कंपनी की बातें, कंपनी के ऑपरेशंस, मैटर जो हाउ एवर रेजोल्यूशन सिर्फ उसी चीज़ की पास होगी। डिस्कशन बहुत सी हो सकती है, लेकिन 21 दिन का नोटिस जिस चीज़ के बारे में दिया जाएगा, रेजोल्यूशन सिर्फ उसी चीज़ के हवाले से पास होगी। डायरेक्टर जो है वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी अवेलेबल कर देते हैं कि इस कंपनी को कौन कौन से मेंबर्स हैं और ये मीटिंग एडजर्न भी की जा सकती है। मीटिंग में मेनली क्या चीज़ डिस्कस की जाती है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कंपनी नई बनी है, कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया है। कंपनी ने जब शेयर कैपिटल इशू किया तो कंपनी के पास पैसे आए हैं। कंपनी के पास शेयर कैपिटल से कितने पैसे आए हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं, कंपनी की रिसीट्स कितनी है, कंपनी की पेमेंट कितनी है, कंपनी को शेयर्स अलॉट करने के एवज कितने पैसे आए हैं और कंपनी को शेयर्स के अलावा शेयर्स अलॉटमेंट के अलावा कितने पैसे हैं। कंपनी ने अगर क्या पैसों के एवज शेयर्स अलॉट नहीं किए बल्कि किसी चीज़ के एवज शेयर्स अलॉट किए हैं तो उस चीज़ का जिक्र होगा। सर कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसके बारे में बात होगी। पेमेंट जो की गई है उसके बाद होगी। बैलेंस कैश जो बैंक में पड़ा हुआ उसकी बात होगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात होगी। अब अगले नंबर पे वो कहता है डायरेक्टर्स कौन से हैं, कमीशन कितनी पे की है शेयर को इशू करने के हवाले से,
कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफाई किए गए हैं, फिर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर उसके बाद ब्रीफ कंपनी के मामला, कंपनी के अफेयर जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से अब तक, और उसके प्लान क्या हैं, ये सारी रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ये बातें डिस्कस की जाती हैं और ऑथेंटिकेट किया जाता है। साइन करेगा इस रिपोर्ट के जो मिनट्स बनेंगे वो, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होगी सॉरी, उसको साइन किया जाता है। कौन साइन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर। सर अकाउंट्स में भी यही है, और किया है अकाउंट्स में भी, यहाँ पे भी यही है। अकाउंट्स में भी लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी है, CFO साइन करेगा, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। सर रिपोर्ट शैल बी कंपनीड, रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी होगी, ऑडिटर रिपोर्ट में वेरीफाई होगा। सर जी आम तौर पे ऑडिटर रिपोर्ट होती है साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, सर ये वो नहीं है, ये ऑडिटर रिपोर्ट है रिसीट एंड पेमेंट। सर कंपनी को तो बने हुए भी साल हुआ ही नहीं है, 180 दिन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और 9 मंथ ऑफ इनकम, अभी तो कंपनी को बने साल, जितना अरसा हुआ है इस अरसे में जो कैश की रिसीट और पेमेंट्स है उसके वाले से उसने सारी बात की है कि जनाब किस तरह से इसकी बात होनी, तो वो इसकी बात कर रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट AGM within 16 months of incorporation. स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात हो गई, अब एनुअल जनरल मीटिंग। ये साल गिरा है सर, वो हकीका था, वो एक ही बार होना, हो गया ख़त्म, अब कभी दोबारा नहीं होना। ये सालगिरह है, ये हर साल होनी। कब? वंस इन अ कैलेंडर ईयर, साल में एक बार। कैलेंडर ईयर का मतलब समझते हैं? जनवरी से दिसंबर तक के साल को कैलेंडर ईयर कहते हैं। साल में एक बार, और ईयर एंड ख़त्म होने से 120 दिन के अंदर अंदर ये होनी ही होनी है एनुअल जनरल मीटिंग। एक्सटेंशन होगी कितनी? 30 डेज कैन बी ग्रांटेड इन AGM। 30 दिन की एक्सटेंशन ग्रांट की जा सकती है SECP फॉर लिस्टेड कंपनी। ये टाइम है, 30 दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। लिस्टेड कंपनी है तो SECP से पूछना पड़ेगा, कोई और कंपनी है तो रजिस्ट्रार। AGM इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर। एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल किया जाएगा डायरेक्टर के ऑर्डर पर। नोटिस ऑफ AGM शैल बी गिवन टू मेंबर्स 21 days बिफोर मीटिंग। नोटिस ऑफ AGM shall be given to members 21 days before meeting. For listed company, notice also to be published in Urdu and English daily newspaper having nationwide circulation sent up to SECP. सर जी लिस्टेड कंपनी है तो अखबार में भी इश्तिहार देना है। AGM of listed company shall be held in town of registered office or in a nearest city. Members of listed company holding at least 10% shares residing in another city on written request at least 7 days before AGM may require company to provide facility of video link. सर जी मेंबर जिनके पास 10% होल्डिंग पावर है, मीटिंग से 7 दिन पहले वो रिटर्न रिक्वेस्ट दें कंपनी को, तो उनको वीडियो लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सादी बातें हैं सर, कोई टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन ये हर बात बहुत कीमती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने वाले 2 लोग हो सकते हैं। कौन कौन से सर? एक डायरेक्टर्स और एक रिक्विजिशनिस्ट। वो लोग जो कि कंपनी के मेंबर्स हैं और उन्होंने कहा है, उनके वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन डायरेक्टर मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, तो फिर वो खुद मीटिंग कॉल करेंगे। तो भाई मीटिंग AGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग के अलावा जो भी मीटिंग है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शैल बी गिवन टू मेंबर्स 21 days बिफोर मीटिंग।
For unlisted company, for all members entitled to attend and vote and at any extraordinary general meeting so agree, a meeting may be held at a shorter notice. Directors may call an extraordinary general meeting at any time for taking approval of member or on any matter. Meeting on requisition of members. Extraordinary general meeting can also be called on request of members holding at least 10% voting power. Requisitionist shall file a proper written requisition on stating the object of meeting signed by requisitionist. भाईजान एक तो डायरेक्टर कॉल करेंगे, दूसरे नंबर पे रेक्विजिशनिस्ट भी कॉल कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि 10% वोटिंग पावर जिनकी होती है, या अगर कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% मेंबर्स जो हैं वो कॉल कर सकते हैं। ये प्रॉपर रिक्वेस्ट देते हैं कंपनी को, अपने मकासद लिखते हैं और रिक्वेजिशनिस्ट इसको साइन करते हैं और कहते हैं कि मीटिंग करो। डायरेक्टर्स अगर ये मीटिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 21 दिन तक ये वाली मीटिंग ना करें तो रिक्वेजिशनिस्ट जो है वो requisitionists themselves should call a meeting. Meeting can be called in approximately same manner as would have been called by a director. Meeting को approximately call किया जाएगा उसी तरह जिस तरह directors को call किया जाता है। Any reasonable expenses incurred on meeting shall be repaid by company to requisition. वो कहता है reasonable expenses जो इनकर किए जाते हैं शैल बी रीपेड बाय कंपनी टू रिक्वेजिशनिस्ट, वो रिक्वेजिशनिस्ट को रीपे कर दिए जाते हैं। मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। मीटिंग जो है वो 90 डेज ऑफ फाइलिंग रिक्वेजिशनिस्ट के अंदर अंदर हेल्ड कर दी जाएगी। डायरेक्टर ने करना था, रिक्वेजिशनिस्ट ने 10% वोटिंग पावर वालों ने डायरेक्टर को कहा मीटिंग करो, ऑब्जेक्ट लिखा, रिक्वेजिशन को साइन किया, डायरेक्टर को दिया, डायरेक्टर को चाहिए था मीटिंग कर देता। अगर डायरेक्टर ने 21 दिन के अंदर मीटिंग कॉल नहीं की तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग कॉल कर लेंगे और वो उसी तरह ही मीटिंग कॉल होगी और चलेगी जैसे डायरेक्टर्स करते, और जो इसका खर्चा है वो कंपनी पे करेगी, और कंपनी अगर किसी डायरेक्टर की गलती है तो कंपनी वो वाला खर्चा उस डायरेक्टर से ले लेगी। मीटिंग 90 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिक्वेजिशन फाइल कर दी जाएगी। अगर आपने रिक्वेजिशन फाइल की और उसके 90 दिन के अंदर मीटिंग ना हुई तो ये रिक्वेजिशन एक्सपायर हो जाएगी। कॉलिंग ऑफ मीटिंग बाय SECP। Calling of meetings by SECP. SECP may call any general meeting if company makes a default in calling statutory meeting, annual general meeting or extraordinary general meeting. Sir, ये वाली मीटिंग्स तो सारी डायरेक्टर्स कॉल कर रहे हैं ना, ये वाली अब जो मीटिंग की बात कर रहा हूँ वो कह रहा है ये वो वाली मीटिंग है जो कि SECP कॉल करेगी। और SECP अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के केस में भी तब आती है जब SECP जब काम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक नहीं हो रहा था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि SECP जो है वो पुलिस है कंपनीज की। जब काम सीधे तरीके से नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट कर है ना आप किसी चीज़ में, यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। SECP में गिव सच इंसिडेंटल डायरेक्शन एज इट सीम्स फिट। इंसिडेंटल डायरेक्शंस भी दे सकती है। अब ऐसी कंपनी सारी कॉस्ट बोर करेगी, बॉन्ड करेगी यानी बर्दाश्त करेगी। हाँ, अगर SECP डायरेक्ट कर दे द सेम टू बी टेकन फ्रॉम डिफॉल्टिंग ऑफिशियल ऑफ कंपनी, SECP may also direct that cost and expense of such meeting to be borne by any of the officers including directors. If any person make default in holding such a meeting or in complying with any directions of SECP shall be liable to a penalty of level 3. सर मीटिंग नहीं बुलाई, level 3 की पेनल्टी है।
डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इंडिविजुअल, अगर कोई अब मीटिंग कॉल नहीं की या मीटिंग कॉल की और 2 नंबरी कर दी, तो वो कहता है कि वेयर देयर इज मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन द इरेगुलरिटी, मीट मेंबर जिनका 10% वोटिंग पावर है वो कोर्ट को दरख्वास्त देंगे 30 दिनों मीटिंग के अंदर अंदर कि कोई मटेरियल डिफेक्ट या ओमिशन हुआ है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उस मीटिंग को इनवैलिड करार दे देगी। सर्विसेज ऑफ डॉक्यूमेंट, सर जी मीटिंग के डॉक्यूमेंट और नोटिस को सर्व करना कौन करेगा? सर कंपनी करेगी। किसको? मेंबर्स को। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट किस तरह? पोस्ट कर सकता है, ईमेल कर सकते हैं, या कोई और तरीका है। दूसरे नंबर पे कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सर्व किया जाएगा एससीसीपी या रजिस्ट्रार को अगेंस्ट एनी एक्नॉलेजमेंट, किसी एक्नॉलेजमेंट के अगेंस्ट ही सर्व किया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है टीसीएस वाला जब बंदा आता है ना तो हमें पार्सल देने के बाद कहते हैं सर यहाँ पे साइन कर दें। इस साइन का क्या मतलब है? 5:26 पे अली इमरान ने वो पार्सल वसूल कर लिया। अली इमरान 3 दिन बाद फ़ोन करता है भाईजान मुझे तो कोई पार्सल नहीं मिला। सर आपके घर के बाहर 5:26 पे अली इमरान नामी बंदे ने ये पार्सल वसूल किए। समझ आ रही है? बाद में बंदा मुकर नहीं सकता। पोस्ट और कोरियर सर्विस के ज़रिए भी ईमेल कर दिए, ख़त्म होगी बात, और कोई और मेथड। नोटिस बुनियादी तौर पे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है कि कब कहाँ मीटिंग होनी है और उसका एजेंडा क्या है। नोटिस अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट कोरियर इलेक्ट को किसी और तरीके से सर्व किया जा सकता है। नोटिस के साथ उस मीटिंग में जिस चीज़ के बारे में फ़ैसले किए जाने हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट और चेयरमैन की रिपोर्ट ये पड़ा हुआ है ना? क्यों सर? उसके बारे में डिस्कशन होनी है तो मीटिंग के नोटिस के साथ वो शेयर किया जाता है। तो भाई मीटिंग जिस चीज़ के बारे में उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। और अगर जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, मेंबर्स है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर और हु इज़ एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द डेथ ऑफ, अगर कोई बंदा फौत हो गया तो उसके वारिस को नोटिस भिजवाया जाएगा। वेयर देयर इज अ नोटिस सेंड बाय पोस्ट सर्विस और नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग। सर जी आपने प्रॉपर एड्रेस करके वो नोटिस भिजवा दिया और वो नोटिस उस तक नहीं पहुंचा तो इसमें कंपनी का कसूर नहीं होगा। Unless contrary is proved to have affected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of business। आम तौर पे वो लेटर जितने दिन हमें पहुंच जाता है उस आम रूटीन के तहत आपने वो लेटर भेजा, लेकिन वो लेटर आपने भेज दिया तो समझा जाएगा कि लेटर पहुंच गया, तो समझा जाएगा कि लेटर पहुंच गया है। हाँ अब 1-2 बातें और हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, accidental omission to give notice to or non-receipt of notice by any member shall not invalidate the proceeding। सर जी अगर कोई हादसा, कोई प्रॉब्लम, कोई लॉकडाउन, कोई मसला हो गया जिस वजह से नोटिस नहीं पहुंचा, इसमें कंपनी का कसूर नहीं होगा। वीडियो लिंक के ज़रिए भी मीटिंग में पार्टिसिपेशन की जा सकती है। ये एक बार सवाल पास पेपर में आया है कि जनाब ए बी सी 3 जॉइंट होल्डर्स थे, उन्होंने ए को अगर भेज दिया है मीटिंग का नोटिस तो काफ़ी है, बी और सी को भेजना तो ही नहीं है। नोटिस में भी गिवन बाय द कंपनी टू द जॉइंट होल्डर ऑफ शेयरिंग बाय शेयरिंग नोटिस और जॉइंट होल्डर नेम फर्स्ट इन द रजिस्टर। पहले को भेज दिया, बस बाकी 2 को भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भी जाया जाएगा। लिस्टेड कंपनी के केस में मेंशन किया जाएगा नोटिस में दैट इफ सर्टन मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल reside in a city, they may demand to provide them the facility of video link for attending the meeting। वीडियो लिंक दिया जा सकता है। स्पेशल बिजनेस, कुछ बातें आम रूटीन में होनी होती हैं मीटिंग्स में। ये 4 बातें जो होनी होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग में ख़ास तौर पे, क्या? ऑडिटर की तनख्वाह, अकाउंट्स की, ऑडिटर की और डायरेक्टर की रिपोर्ट्स, इनको कंसिडर करना
ऑडिटर की तनख्वाह और डिविडेंड को डिक्लेयर करना और डायरेक्टर के इलेक्शन। ये 4 बातें ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। इसके अलावा जो बात की जाएगी वो स्पेशल बिजनेस होगी। और अगर कोई स्पेशल बिजनेस को डिस्कस किया जा रहा है तो नोटिस के साथ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट ऐड होगी, जिसमें उस पर्टिकुलर बात जो डिस्कस की जानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स एन अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट बाय मीटिंग द टाइम एंड द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। प्रिजाइडिंग द मीटिंग्स, Chairman of Board of Directors shall preside as chairman at every general meeting. If at any meeting he is not available or present within 15 days of sharing time or unwilling to act. सर जी मीटिंग के बारे में अगली बात है, चेयरमैन जो है वो प्रिजाइड करता है और अगर वो मौजूद ना हो, he is not available within 15 minutes और unwilling to act as chairman, तो फिर any one of the director present may be elected as chairman. If none of the director is present or is unwilling to act, member present shall choose one of their member as chairman. In company limited by guarantee and having no share capital, each member shall have 1 vote. सर कंपनी गारंटी लिमिटेड हो या कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो तो एक मेंबर का 1 वोट होता है, लेकिन अगर कंपनी का शेयर कैपिटल हो तो जितने शेयर कैपिटल होंगे उसका उतना वोट होगा। सर जी आम तौर पे वोटिंग किस तरह होती है? शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड का मतलब है जिसने हाथ खड़ा किया वो उसके हक में वोट दे रहा है। शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग हो गई, फैसला हो गया, चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया, बहस खत्म। हाँ, कोई भी बंदा शो ऑफ हैंड कराने से पहले, शो ऑफ हैंड कराने के बाद कह सकता है जी वोटिंग पोल कराओ। शो ऑफ हैंड तो एक बंदे का 1 वोट होता है, लेकिन जब पोल कराया जाता है उसमें एक बंदे का 1 वोट नहीं होता, बल्कि उसमें शेयर होल्डिंग की बेस पर वोट होते हैं, जिसके बाद जितने शेयर होते हैं उसके बाद उतनी वोटिंग पावर होती है। पोलिंग में अच्छा जी उसमें इसमें पोल जो है वोटिंग पावर ऑफ द शेयर इज काउंटेड और पोल को डिमांड किया जा सकता है किसी वक्त भी, और पोल डिमांड करके विथड्रॉ भी किया जा सकता है एट एनी टाइम। कब पोल किया जाना है? वो कहता है आम तौर पे पोल जो है 14 दिन के अंदर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पोल्स हैं जिनको इमीडिएटली किया जाता है। फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या एडजर्नमेंट, ये 2 काम ऐसे हैं जिसके अंदर पोल इमीडिएट होता है। उसके अलावा पोल 14 दिन के अंदर करा दिया जाता है। पोल के बाद चेयरमैन और इस नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव जो है उस पोल के रिजल्ट को स्क्रूटनाइज करते हैं। चेयरमैन रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। चेयरमैन की पावर होती है कि वो रेगुलेट करे कि किस तरह से पोल कंडक्ट किया जाएगा। टाइम ऑफ टेकिंग पोल 14 डेज। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पोल किया जाए तो वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पोल डिमांड किया जाए तो वो जनाब उसको लटका वो इमीडिएटली होगा, एक चेयरमैन और एक एडजर्नमेंट। उसके बाद आ गया आफ्टर पोलिंग चेयरमैन और ही इज नॉमिनी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर डिमांडिंग पोल शैल स्क्रूटनाइज रिजल्ट। ये रिजल्ट को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। चेयरमैन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट्स को और चेयरमैन के पास पावर है कि वो रेगुलेट करे पोल्स को। प्रॉक्सी क्या है? टैक्स पेयर खुद नहीं आया, और सॉरी टैक्स पेयर कह रहा हूँ, वोटर जो मेंबर है वो नहीं आया, उसने अपने एक नुमाइंदे को भेज दिया। वो नुमाइंदा वो सब काम कर सकता है जो मेंबर कर सकता है, पर ये प्रॉक्सी प्रॉक्सी का मेंबर होना ज़रूरी है या नहीं? आम तौर पे ज़रूरी है अनलेस आर्टिकल ने परमिट किया हो। दूसरा, प्रॉक्सी वो सारे काम कर सकता है जो मेंबर कर सकता है। वोट कर सकता है, डिमांड कर सकता है पोल को, और खामोश रहे वोट करने से इज्तनाब भी कर सकता है। सर जब मीटिंग का नोटिस आता है तो साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भी सेंड किया जाता है जिसमें कहा था कि जी अगर आप नहीं आ सकते और आप अपनी जगह पे अपने नुमाइंदे को भेजना चाहते हैं तो ये इसका फॉर्म है, ये फिल करके भिजवा दें।
रिटर्न फॉर्म भिजवा दिया जाता है 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी फाइल्ड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। नॉन वर्किंग डेज शैल नॉट बी काउंटेड इन दीज 48 hours. If a valid proxy instrument is deposited, company cannot reject or question its validity. A member cannot appoint more than one proxy. एक member जो वो एक से ज़्यादा proxy appoint नहीं कर सकता। Every member entitled to vote at a meeting shall be entitled to inspect during the business hours of the company all proxies lodged with the company. हर मेंबर एंटाइटल्ड होता है वोट के लिए, वो एंटाइटल्ड होता है कि वो इंस्पेक्ट कर ले ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी ऑल प्रॉक्सीज लॉन्च्ड विद द कंपनी। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो तो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती, आमतौर पे कर सकती है। मेंबर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती। अगर एक से ज़्यादा अपॉइंट किए तो सारी प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगे। सर यार एक होता है इंसान जो है ना वो प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, कंपनी जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बस कंपनी मेंबर हो दूसरी कंपनी की तो वो किसी ऑफिसर को ऑथराइज करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और इस रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो सारी पावर्स होंगी जो कंपनी के पास होती है। क्रेडिटर भी अपॉइंट कर सकता है अपने ऑफिशियल्स को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं? हाँ जी भाई, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं जनरल मीटिंग में या क्लास ऑफ मीटिंग में। एंड सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ सच कंपनी एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड, और उस बंदे को भी मेंबर समझा जाएगा, उसके पास वो सारे राइट्स और पावर होंगे जो किसी मेंबर के पास होते हैं। ये वो वाला बंदा है जो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। कंपनी का नुमाइंदा भी हो सकता है, क्रेडिटर का नुमाइंदा भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी हो सकता है। सर कोरम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो कि अगर मीटिंग में मौजूद हों तो वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और वैलिड समझी जाएगी। लिस्टेड कंपनी में 10 मेंबर्स या 25% वोट, 10 मेंबर्स जिनके कम से कम 25% वोटिंग पावर हो, और अगर लिस्टेड नहीं है तो 2 मेंबर्स जिनकी कम से कम 25% वोटिंग पावर हो। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है। अगर कोरम पूरा ना हुआ पहले आधे घंटे में तो ये डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इफ़ कॉल्ड बाय द डायरेक्टर शैल बी एडजर्न टू सेम डे टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। इफ़ कोरम नॉट प्रेजेंट विदिन half an hour adjourned meeting, quorum shall not be less than 2 members present personally or through video link. Resolution and records. In case of special resolution, notice shall be accompanied by the draft resolution. Sir जी, स्पेशल रेजोल्यूशन की केस में नोटिस एकम्पनी होगा ड्राफ्ट रेजोल्यूशन से। मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 5% वोटिंग पावर में ऑल्सो गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू कंपनी विद द रिक्वेस्ट फॉर द मीटिंग एटलीस्ट 10 days बिफोर द मीटिंग। कंपनी शैल forthwith circulate such resolution to all the members. Notice of resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन की केस में नोटिस एकम्पनीड बाय ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगा। मेंबर हैविंग एटलीस्ट 5% वोटिंग पावर में ऑल्सो गिव नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन विद द रेजोल्यूशन फॉर द मीटिंग एटलीस्ट 10 days बिफोर द मीटिंग। कंपनी शैल forthwith, फौरी तौर पे सर्कुलेट, forthwith का मतलब होता है फौरी तौर, इमीडिएटली। तो भाई स्पेशल रेजोल्यूशन जो है नोटिस एकम्पनी बाय ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होगा। 5% वोटिंग पावर जो है वो ये नोटिस दे सकता है। रिक्विजिशनिस्ट हो तो मीटिंग जो है वो और 10 days बिफोर द मीटिंग। अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग कॉल की है तो फिर तो जो मीटिंग की रिक्वेस्ट है उसके साथ ही रेजोल्यूशन भी दी जाएगी।
नहीं तो 10 डेज बिफोर द मीटिंग रेजोल्यूशन प्लेस मेंबर्स को भिजवा दी जाएगी और कंपनी जो है वो साथ ही सर्कुलेट कर देगी। सर जो मीटिंग जो फैसला एडजर्न मीटिंग में हुआ उसे समझा जाएगा कि वो एडजर्न मीटिंग में पास हुआ, ना कि ओरिजिनल मीटिंग में। सर कुछ लोग मिलके एक कंपनी जिसके 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं वो रेजोल्यूशन, वो स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकती है बगैर फिजिकली इकट्ठे हुए। बगैर फिजिकली इकट्ठे हुए वो कंपनी जिसके 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है और वो ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। एक्सेप्ट फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में पास अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल मेंबर फॉर टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। It shall be as valid and factual as it is passed in general meeting. Resolution shall be circulated to all members. Members the agreement once members agreement once signified may not be। एक बार मेंबर एग्री, मेंबर ने 40 मेंबर ने 40 के 40 को ईमेल की, उसमें से 20 ने जवाब दे दिया, जिसने 18 में हाँ में जवाब दिया, रेजोल्यूशन पास। अब उसमें से 10 मेंबर कहते हैं नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मेंबर ने जो वोट दे दिया, जो बात कर दी वो फाइनल होगी। अब सवाल ये कि सर ना मीटिंग हुई, ना बैठे, ना चाय पी, ना गप्पें लगी, रेजोल्यूशन पास हो गई। हाँ जी, इसको कहते हैं सर्कुलेशन के जरिए। इसके मिनट्स, वो कहता है अगली जो मीटिंग होगी ना उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुई होगी पहले उसके साथ उसको अटैच कर दिया। रेजोल्यूशन जो भी पास हो जाए 15 दिनों पासिंग के अंदर अंदर इसको रजिस्ट्रार को भिजवा दिया जाएगा और सच कॉपी में बी ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर और सेक्रेटरी। कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी अनेक्स्ड टू एवरी कॉपी issued after the date of resolution. A copy of every special resolution shall be forwarded to any member at his request on payment of such fee determined by the company. रेजोल्यूशन की कॉपी भी ले ली जाएगी उसकी पैसे दे के। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट बात है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हर कंपनी जो है वो रिक्वायर्ड है, एवरी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें मिनट्स का, फेयर और एक्यूरेट समरी बनाए और उसमें अटेंडेंस के नाम रिकॉर्ड हों और बुक्स ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म में रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद हो। हर मिनट्स की सही होने का सबूत है कि उसको साइन किया हुआ है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और मिनट्स जो है वो 2 दिन हर रोज़ 2 घंटे अवेलेबल होगी इंस्पेक्शन के लिए मेंबर्स के लिए। मेंबर्स कैन डिमांड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एट एनी टाइम आफ्टर 7 days of meeting. Company can provide him within 7 working days of request. Record must be kept at registered office from the date of the resolution meeting or decision in physical and electronic form. Record shall be preserved for at least 20 years in physical form and permanently in electronic form. All requirements of Companies Act regarding calling of the holding and approval in general meeting, board meeting and election of director in case of SMC shall be deemed complied with if decision is recorded in the relevant minutes book and signed by the sole member या director. सर सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर एट एनी टाइम आफ्टर 7 days, 7 मीटिंग के 7 दिन बाद 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी रिक्वेस्ट करने पर। रजिस्टर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड रखना है और मीटिंग मिनट तो मीटिंग का रिकॉर्ड 10 साल के लिए फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट फॉर्म परमानेंटली रिकॉर्ड रखना। सर जी ये आपकी सारी डिस्कशन थी मीटिंग्स के एरिया की। चौथा चैप्टर है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है चौथा, इसको हम कवर कर लेते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के चैप्टर को।
सर जी चैप्टर नंबर 4 है चीफ एग्जेक्टिव एंड अदर ऑफिसर। सर जी चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर असल में सच पहले तो ये असल में आइडियली तो इसको डायरेक्टर के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन हम चूँकि रिवीन करा रहे हैं तो मैं इसको टाइम, मुझे पता है ये 5-10 मिनट का चैप्टर है तो हमने इसको यहाँ एलोकेट करके अगला घंटा पूरा चैप्टर 3 के लिए रखा हुआ। आइडियली इसको चैप्टर 3 के बाद करना चाहिए। असल में चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है, लेकिन ये वो वाला डायरेक्टर, इसके पास सारी पावर डायरेक्टर वाली होती हैं, और ये वो वाला डायरेक्टर है जो पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है। ये वो एक बंदा है जो पूरे इदारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फुल टाइम इदारे को देख रहा है, जो हर फंक्शंस पे जिसकी नज़र है, ये वो बंदा है। अगर मैं कहूँ कि हु इज़ वन पर्सन दैट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, तो वो चीफ एग्जेक्टिव है। डायरेक्टर को कहें प्रोडक्शन का क्या बनना है, तो डायरेक्टर कहेगा मैं तो सेल्स का डायरेक्टर हूँ, मुझे क्या पता प्रोडक्शन, मैं तो फाइनेंस का डायरेक्टर हूँ, मुझे क्या पता प्रोडक्शन का। चीफ एग्जेक्टिव कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या पता, वो जिम्मेदार है ओवरऑल कंपनी का, उसके पास कंट्रोल भी है, उसके पास पावर भी है, और वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको डायरेक्टर भी समझा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि चीफ एग्जेक्टिव जो है वो मतलब डायरेक्टर हो या फुल टाइम डायरेक्टर हो, वो कंपनी का मुलाजिम भी हो सकता है, मगर उसने ये बात कही है कि चीफ एग्जेक्टिव जो है वो उसके पास उसका ओहदा जो है, उसके पास सारी चीज़ें डायरेक्टर वाली होती हैं। अच्छा जी, वो बंदा जो एलिजिबल नहीं होता डायरेक्टर बनने के लिए, वो चीफ एग्जेक्टिव भी नहीं बन सकता। याद है वो डिविडेंड हमने पढ़ा था, डिविडेंड डिले करेगा तो 5 साल के लिए डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव नहीं बन सकता। ही रिपोर्ट्स टू बोर्ड, ये बोर्ड को रिपोर्ट करता है और अपनी अथॉरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको दी है उसको एक्सीड नहीं कर सकता। फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। सर कंपनी नई जब बनी है ना, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है वही कंपनी को चलाने लग गए थे और मेंबर बन गए थे, और उन्होंने मिलके डिसाइड किए थे कि डायरेक्टर कौन होगा और चीफ एग्जेक्टिव कौन होगा। पहला तो तब बन गया, और वो his specified particular will be submitted with the documents of incorporation, और उसके जब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो बताया गया कि ये वाला बंदा इसकी इदारे का चीफ एग्जेक्टिव होगा। सर ये होल्ड करता है ऑफिस टिल फर्स्ट AGM और शॉर्टर पीरियड। Notwithstanding his provisions, the government shall have the power to nominate chief executive of the public sector company in such manner as may be specified. Chief Executive Officer, subsequent Chief Executive, appointed by the Director within 14 days of election of Director or casual vacancy. Subsequent Chief Executive. Appointed by the director within 14 days of the election of director or casual vacancy, maximum period of 3 years from the date of appointment. Retiring chief executive is eligible for reappointment. Retiring chief executive shall continue to perform until successor is appointed unless non-appointment of successor is due to his default or his office is expressly terminated. सर जी सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है? और चीफ एग्जेक्टिव पहला तो सीधा सीधा था, इनकॉर्पोरेशन के साथ बंदा बता दिया था और ये पहली AGM तक ऑफिस संभालेगा। सब्सिक्वेंट जो है ये अपॉइंट होगा, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिन के अंदर। सर असल में होता है कि 3 साल बाद डायरेक्टर के इलेक्शन होते हैं, हर डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिन के बाद चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट किया जाता है और ये भी 3 साल के लिए होता है। यानी जब डायरेक्टर रिटायर हो गए तो फिर ये भी रिटायर हो जाएगा। सर समझ आ रही है? ये पहली बात है। रिटायरिंग चीफ एग्जेक्टिव इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रिटायरिंग चीफ एग्जेक्टिव तब तक अपना काम करता रहेगा जब तक
अगला बंदा नहीं आता। नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, अगर सर ये ऐसे ही है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, कंपनी को ड्राइव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जी मैं थक गया हूँ मैं सोने लगा हूँ, कंपनी जन्नत में जाए। सर वो कंपनी को चलाता रहेगा, वो तो रुकेगा, दूसरे बंदे को बिठाएगा, फिर सुकून लेगा। तो सर वो कंपनी को बेआसरा नहीं छोड़ता। हाँ, अगर उसकी अपनी वजह से डिले हो रहा हो या उसने एक्सप्रेसली उसको निकाल दिया गया हो, तो ये दो बातें हैं, ठीक हो गया। नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर इज ड्यू टू हिज डिफॉल्ट, वो अगले बंदे को आने नहीं दे रहा, या एक्सप्रेसली टर्मिनेट कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू नॉमिनेट एंड अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी वेयर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आर नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि नॉमिनेट करे, अपॉइंट करे चीफ एग्जीक्यूटिव, कहाँ पे? जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव भी अपॉइंट करें। इसमें अगर कितने परसेंट डायरेक्टर एग्री हो, मतलब वो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट? सर जी मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा। फेडरल गवर्नमेंट के अलावा फेडरल गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा डायरेक्टर हों तो फिर वो अपनी मर्जी का चीफ एग्जीक्यूटिव रख सकता है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इन एलिजिबिलिटी। सर जी अपॉइंटमेंट की टर्म क्या है? 3 साल है, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अदरवाइज किया। चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो इसकी टर्म भी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर एक पर्सन इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी क्या होगा? इनएलिजिबल ही होगा। रिमूव कैसे करेंगे? 75% डायरेक्टर्स कह दें, 75% मेंबर कह दें, 75 फेडरल गवर्नमेंट कह दें, जहां पर 75% वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास हो, यानी 75% खिलाफ हो जाए चीफ एग्जीक्यूटिव के तो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब फारग हो जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक कंपनी एंड कंपीटिंग बिजनेसेस, he, his spouse and minor child are prohibited to engage in the business which competes with his company or its subsidiary। सर जी वो उसका माइनर चाइल्ड या उसके बीवी कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिसकी जो किसी ऐसी जो जिस इदारे का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस इदारे वाला बिजनेस वो खुद अपने तौर पे या उसकी बीवी नहीं करेगी। इफ इज एंगेज इन द बिजनेस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो ये डिस्क्लोज करेगा। चेयरमैन कौन है सर? चेयरमैन बेसिकली बोर्ड को रेगुलेट करता है। तो 3 जगहों पे चेयरमैन का जिक्र आया है। सबसे पहले चेयरमैन का जिक्र आया था जब हमने कहा था कि चेयरमैन की रिपोर्ट होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग के साथ जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग में नोटिस के साथ जाती है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी जो है वो 14 डेज फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा चेयरमैन। डायरेक्टर्स के इलेक्शन के 14 दिन के अंदर चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होगा। चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लीडरशिप ऑफ बोर्ड एंड इंश्योर दैट द बोर्ड प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Annual financial statement shall contain a review report by the chairman on overall performance of the board and its effectiveness। सर जी पहली बात थी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड 14 दिन के अंदर। दूसरी बात है वो असल में चेयरमैन बोर्ड को मैनेज कर रहा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज कर रहा होता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। ये बोर्ड की परफॉर्मेंस देखता है, बोर्ड के काम देखता है, बोर्ड ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर देगा उस पर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। चेयरमैन जो है वो 3 साल के लिए आता है अनलेस वो पहले रिजाइन हो जाए, इनएलिजिबल हो जाए या उसे रिमूव कर दिया जाए।
बोर्ड बड़ा क्लियरली डिफाइन करेगा चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के क्या रोल है। एससीसीपी भी स्पेसिफाई करेगा कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी जिसके वजह से चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बंदा। क्या चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बंदा हो सकता है? द आंसर इज जनरली नहीं हो सकता। हाँ, एससीसीपी स्पेसिफाई कर देगा कि जहाँ पर वो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बंदा नहीं हो सकता। शेयर रजिस्ट्रार जो शेयर का हिसाब किताब रखता है उसे शेयर रजिस्ट्रार कहते हैं। शेयर रजिस्ट्रार हुआ जो शेयर्स का हिसाब किताब रखता है। लिस्टेड कंपनी शैल आल्सो अपॉइंट इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार। नेम ऑफ शेयर रजिस्ट्रार इज आल्सो मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ मीटिंग। कितने शेयर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किसके नाम कितने हो रहे हैं। ज़ाहिरी बात है बोनस शेयर इशू होते हैं तो किस किस को कितने कितने हो रहे हैं। बोनस शेयर इशू होने के बाद क्या राइट शेयर, ये सारा हिसाब किताब एक बंदे ने रखना होता है जिसका नाम शेयर रजिस्ट्रार होता है और ये लिस्टेड कंपनी में ज़रूरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी बुनियादी तौर पे कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंपनीज एक्ट और पाकिस्तानी कानून की कंप्लायंस को इंश्योर करना बस। तो हर इंडिविजुअल जो सेक्रेटेरियल और अदर ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है कंपनी के लिए वो कंपनी सेक्रेटरी कहलाता है। इसकी क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफाई की गई वो होनी चाहिए और ये बुनियादी तौर पे बोर्ड को एडवाइस करता है कि हमने कॉर्पोरेट लॉज और रेलिवेंट कॉर्पोरेट लॉज को किस तरह कंप्लाई करना है और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। ये शेयर रजिस्ट्रार और कंपनी सेक्रेटरी इनका कितने टाइम के लिए आते हैं? 3 साल में? इसके बारे में उसने बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है 3 साल, ना ही ये को बहुत वो होते हैं अहम बंदे जिसको क्या लेंगे। शेयर रजिस्ट्रार क्या है? रजिस्ट्रार है, रजिस्टर उन पर नोट कर रहा है कि भाई कितने बंदे आ रहे हैं, कितने नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, कितने पुराने जा रहे हैं, कितने राइट इशू, कितने बोनस इशू। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस की बात करते हैं। हाँ जी एम्प्लॉय नहीं 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 मुलाजम है। भाईजान सोल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा जाएगा। कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान की है या पाकिस्तान में बनी है या बनी पाकिस्तान से बाहर और बिजनेस पाकिस्तान में कर रही है, वो एससीसीपी के अप्रूवल के बगैर सोल परचेजर या सोल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। एक्सेप्ट टू दिस रूल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और पर्सन ordinarily residing outside Pakistan are not required to obtain approval of SCCP unless the major portion of business of such company or person is conducted in Pakistan. सर जी, कंपनी बनी पाकिस्तान से बाहर हो और तो उससे पाकिस्तान में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उससे एससीसीपी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये बात है कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तानी हो या ना हो वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो एससीसीपी के अप्रूवल से सोल परचेज या सेल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकती। लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट ऐसी कंपनी के लिए नहीं है जो पाकिस्तान से बाहर बनी और काम पाकिस्तान में कर रही है और पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। तो भाई ये इसकी एक्सेप्शन है। ये सर हमने चैप्टर नंबर 4 भी देख लिया। अब ज़रा चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जितना हमारे पास टाइम है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सारे पहलू डिस्कस कर लें, इन बजाय कि 2-4 पहलू बस डिटेल में डिस्कस करके बाकी छोड़ दें। हमने आपको सारे पहलू जो स्मार्टली डिस्कस हो सकते थे जितने वो करवा दिए। अच्छा जनाब, सर जी चैप्टर 3 है डायरेक्टर्स का चैप्टर।
सर जी हमारा डे 5 का सेशन 2 है, इसमें चैप्टर 3 को डिस्कस करना है।